बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज हम अपने इस प्लेटफॉर्म से रेलवे की नाकाबिले फरामोश दास्तान आपके सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। रेलवे के निज़ाम के आने के बाद दुनिया ने बहुत तेज़ी से तरक्की करना शुरू की और आमदोरफ्त का सिलसिला बड़ी हद तक हल हुआ, जबकि इसके साथ साथ माल बर्दारी और सामान की तरसील का भी मसला नाकाबिले यकीन हद तक हल हुआ। रेलवे के निज़ाम की वजह से दुनिया में गैर मामूली आसानियाँ पैदा हुईं। हम आज के प्रोग्राम में ये भी तस्करा करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में आज रेलवे की तबाह हाल सूरत हाल क्यों है और इसके असबाब क्या हैं। जी नाजरीन, रेलवे की तारीख कुछ इस तरह है कि 1650 में इंग्लिस्तान में लोहे की पटड़ी पर पहिए वाली गाड़ियाँ चलना शुरू हो गई थीं, जिन्हें घोड़े खींचते थे। बाद में भाप से चलने वाले इंजन ईजाद हुए, जिन्होंने घोड़ों की जगह ले ली, और यूं रेलवे का निज़ाम रफ्ता रफ्ता सारी दुनिया में मुतारिफ होता रहा और सामान की तरसील में गैर मामूली तेज़ रफ्तारी आ गई। रेलवे निज़ाम जब आज से 175 साल पहले बरसग़ीर में आना शुरू हुआ तो ये सिर्फ आमदोरफ्त का ज़रिया नहीं था, इसने चंद अशरों के अंदर इंसानों के रहन सहन, खाने पीने, ओढ़ने पहनने, नौकरी या कारोबारी के तरीके, हत्ता के सोचने के अंदाज को भी बदल डाला। 1860 के लगभग कराची के शहरियों ने एक अजीब मंजर देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। सिंध के शहरियों ने कभी रेलवे इंजन नहीं देखा था। उन्होंने अफवाह सुनी थी कि ये इंजन भारी बोझ को किसी अनदेखी ताकत की मदद से खींचता है, जो उनकी समझ से बालातर था। वो ये देखकर डर गए कि शायद कोई शैतानी ताकत इस इंजन को धकेल रही है। जब पहली बार कराची में ड्राइवर ने इंजन चलाना शुरू किया तो कराची के शहरी उसे देखकर हक्का भक्का रह गए। वाकया कुछ इस तरह है कि ड्राइवर इंजन सुस्त रफ्तार से चला रहा था। लोगों का हुजूम चारों तरफ इकट्ठा हो गया। ड्राइवर को डर लगा कि कहीं कोई हादसा न हो जाए, इसलिए ड्राइवर ने इन्हें डराने के लिए स्टीम की सीटी बुलंद आवाज़ से बजा दी। तमाम लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते पड़ते भाग खड़े हुए। लेकिन बम्बई में कराची से भी पहले रेलवे का आगाज़ हो चुका था। इंग्लिस्तान में दुनिया की पहली रेलगाड़ी 1825 में चली थी। उसके बाद 1840 की दहाई में हिंदुस्तान में भी ट्रेन चलाने की बातें शुरू हो गईं। दिलचस्प बात यह है कि शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में रेल चलाने के खिलाफ थी। उसका ख्याल था कि चूंकि यहाँ ज़ात पात का निज़ाम कायम है और ऊंची ज़ात वाले कभी निचली ज़ात वालों के साथ सफ़र नहीं करेंगे, इसके अलावा यहाँ सैलाब और आंधियाँ बहुत आती हैं, ख़तरनाक जंगली जानवरों की बहुतात है, काबिल इंजीनियर और तजुर्बेकार ठेकेदार कहाँ से आएंगे, वगैरह वगैरह। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का ख्याल था कि यहाँ रेल कभी कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन रेल चलाने के हक़ में जो लोग थे वो इतने ताकतवर थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बिलाखिर न चाहते हुए भी घुटने टेकने पड़े। उन लोगों में सबसे ताकतवर कपास के ताजिर थे, जो यहाँ की मंडियों से फसल उठाकर उसे इंग्लिस्तान की टेक्सटाइल फैक्ट्रियों तक पहुँचाना चाहते थे। चनाच 16 अप्रैल 1853 को जब मुंबई से थाना तक ट्रेन चली तो वो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि एशिया की भी पहली ट्रेन थी। कहा जाता है कि हिंदुस्तान को दरअसल अंग्रेज़ों की फ़ौज ने नहीं बल्कि सही मायनों में रेल ने फतह किया। यहाँ ट्रेन की पहली बार चलने का वाक़या बहुत दिलचस्प है, जिसके इंजन का नाम साहिब सिंध सुल्तान रखा गया था। लोगों ने ऐसी कोई चीज़ पहले कभी देखी ही न थी। ये सवाल मासूम लोगों के जहन में था कि साहिब सिंध सुल्तान को कोई घोड़ा, कोई बैल या हाथी नहीं खींच रहा तो चल कैसे रहा है। मासूम लोग समझते थे कि यकीनन कोई जिन भूत हैं जो कोयला फांकते, धुआं उगलते, काले स्याह भयानक शोर मचाने वाले इंजन को धकेल रहे हैं। एक अफवाह जो रेल की रफ्तार से भी तेज़ी से फैली वो ये थी कि गोरे छोटे बच्चों को पकड़कर इन्हें रेल की पटड़ी के नीचे दफन कर देते हैं और इस काले जादू के ज़रिए इंजन को ताकत मिलती है। सिंध समेत तमाम हिंदुस्तान की ये मासूमाना सोच हैरान कुन थी। जी नाजरीन, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो आज़ादी के वक्त हमारे रेलवे लाइन की कुल लंबाई 8,561 किलोमीटर से ज़्यादा थी। अब वो घट के 7,791 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा रह गई है और मुतअद्दिद जगहों पर लाइनें बंद कर दी गई हैं। इसकी सबसे ड्रामाई मिसाल लुंडी कोतल है। ये रेलवे लाइन अंग्रेज़ों ने उस वक्त 50,000 पाउंड फ़ी मील के
खर्च से बनाई थी, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि शायद दुनिया की महंगी तरीन रेलवे लाइन थी, क्योंकि उस वक्त आमतौर पर 5 से 10,000 पाउंड फी मील के हिसाब से रेलवे लाइन बिछ जाया करती थी। मगर आज पाकिस्तान में इस महंगे तरीन प्रोजेक्ट का क्या हाल है। यहाँ आखिरी ट्रेन 2007 में आई थी। 2007 में सैलाब आया था जो पटरियाँ साथ ले गया था। रेलवे अफसर बार बार यहाँ आते तो हैं और जगह सर्वे भी करते हैं। वो यहाँ के लोगों को यकीन दहानी भी कराते हैं कि हम रेल को बहाल कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई अमली कार्रवाई नहीं होती। 18 साल के गुजरने के बावजूद यहाँ रेल नहीं आई। लेकिन हैरत की बात यह है कि रेल न होने के बावजूद पटरियों की हिफाजत के लिए लंडी कोतल से पेशावर तक 27 लोग तैनात हैं, जो दिन रात ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। बेशतर मकामात पर दिन रात की ड्यूटी के बावजूद पटरियां गायब हैं। लंडी कोतल और उसके आगे मछली तक जगह जगह टूटे हुए स्लीपर, उखड़ी हुई पटड़ियाँ और बोसिंदा सुरंगों के अंदर एक इबरतनाक दास्तान सुनाती है। बल्कि बाज़ जगहों पर तो रेल की सुरंगों के अंदर बकरियों और गायें भैंसों के बाड़े बने हुए हैं। रेल जब हिंदुस्तान पहुंची तो उसने चंद वर्षों के अंदर अंदर हिंदुस्तान की तारीख को झंझोड़ कर रख दिया। जैसा कि हमने शुरू में बताया, आज तक किसी इजाद या मशीन ने दुनिया को इतनी तेज़ी से नहीं बदला जिस तरह रेलवे के निज़ाम ने बदला है। ताहम रेलवे के बाद इंटरनेट और कंप्यूटर ने दुनिया का नक्शा बहुत तेज़ी से बदल डाला। जी नाज़रीन, रेलवे के निज़ाम से कबल सफ़र का आम वसीला बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी या गधा गाड़ी था, जबकि सफ़र के लिए घोड़े भी इस्तेमाल होते थे। आमतौर पर माल बर्दारी के लिए बैलगाड़ी की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा के लगभग होती है, जो पैदल से भी सुस्त है। फिर कच्चे रास्ते, कीचड़, धूल, गढ़ों का मसला अलग, बारिश, आंधी, तूफान अलग, चोरों लुटेरों का ख़तरा अलग, बीमारी, कहत और भूख की मुसीबत अलग। हर 20-25 किलोमीटर के बाद सराय में रात गुजारने का खर्च अलग। फिर सबसे बड़ा कांटा ये कि रास्ते में दर्जनों छोटे बड़े दरिया और सैकड़ों नदी नाले आते हैं। बैलगाड़ी या घोड़ा दरियाए सिंध, गंगा या ब्रह्मपुत्र कैसे पार करे। वाज़ह रहे कि हिंदुस्तान में रेलवे से पहले किसी दरिया पर कोई पुल नहीं था। ताहम पुल रेलवे के लिए बने। सड़कों के पुल रेलवे के 60-70 साल बाद बनाए गए। इन पुलों ने गोंद की तरह मुल्क के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक कर दिया। रेलवे के निज़ाम से पहले हिंदुस्तान का हर इलाका एक जजीरे की मानंद था। एक आम आदमी अपने आबाई इलाके से 10-15 मील से ज़्यादा दूर नहीं जाता था, न उसे ज़रूरत पड़ती थी। नौकरियाँ, रिश्तेदारियाँ भी करीबी इलाकों में हुआ करती थी। रोज़मर्रा ज़रूरत की तकरीबन हर चीज़ मकामी तौर पर मकामी अज्जा से तैयार होती थी। सिर्फ शाही ख़ानदान या रईस और नवाब ही दूर दराज के इलाकों से लाई गई अशिया इस्तेमाल करने की सकत रखते थे। रेलवे ने आकर ये सारा निज़ाम उलट पुलट दिया। रेलवे की पटड़ियाँ सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं, बल्कि वो धागा था जिसने तमाम हिंदुस्तान को आपस में परो दिया था। तारीख में पहली बार मुमकिन हो गया कि कोई शख्स हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर लंडी कोतल से कराची, कराची से बम्बई, बम्बई से मद्रास और वहाँ से कलकत्ता का सफ़र कर सके। रेल मुतारिफ होने के बाद लंडी कोतल के किसी कबायली के लिए बम्बई में, कराची वाले के लिए कलकत्ता में और ढाका के बासी के लिए क्वेटा में मुलाजमत करना आम सी बात हो गई थी, जिसका चंद साल पहले तस्वुर तक नहीं किया जा सकता था। आज हम किसी दूर दराज के गांव देहात के दुकान में भी पड़ा सामान देखें तो वो न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया के कोने कोने से यहाँ तक पहुँचा है। इस अमल का आगाज़ रेलवे ने किया। रेलवे के निज़ाम के बाद न सिर्फ दूसरे इलाकों बल्कि दूसरे मुल्कों से माल बंदरगाहों तक और वहाँ से रेल के ज़रिए मुल्क के कोने कोने तक दस्तयाब होने लगा और यहाँ तक के माल दूसरे मुल्कों में जाने लगा। अहम और दिलचस्प बात यह है कि रेल आई तो टाइम टेबल भी साथ लाई। रेल की कारकर्दगी के लिए ज़रूरी था कि हर जगह का वक्त यकसा हो ताकि रेल के निज़ाम मुलाकात की पाबंदी की जा सके, वरना हर शहरी का वक्त चंद मिनट भी आगे पीछे होता तो रेल का सारा निज़ाम ही बैठ जाता। लिहाजा यहीं से हिंदुस्तान में स्टैंडर्ड टाइम भी मुतारिफ हुआ। मज़ीद ये कि सार्फियत को भी रेलवे ने फ़रोग दिया। रेल चलने के बाद मसनूआत का रेला हिंदुस्तान के गोशे गोशे में पहुंच गया। साबुन, बिस्किट, सिगरेट और दूसरी दर्जनों मसनूआत मुल्क की हर दुकान में पहुंच गई। जी नाज़रीन, डाक का निज़ाम पहले मौजूद था मगर इंतहाई सुस्त और नाकाबिल एतबार। उसे भी रेल ने ताज़ा दम और तेज़ कर दिया। अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में रेल के इंजन पटड़ियों पर रखने के लिए कई बरतानवी कंपनियों को ठेके दिए। अंग्रेज़ों ने एक चालाकी ये की कि उन कंपनियों को नुकसान के खौफ से बेनियाज कर दिया गया। चाहे कंपनी कितने ही खसारे में चली जाए, उसे हर सूरत 5% मुनाफा हिंदुस्तानियों की जेब काट कर दिया जाता था।
इस तरह रेलवे की मद में लाखों पाउंड हिंदुस्तान से निकालकर अंग्रेजों की तिजोरियां भरने लगीं। चूंकि नुकसान का खतरा नहीं था, इसलिए ये कंपनियां दिल खोलकर पैसा लुटाती थीं। इससे भी आगे बढ़कर हिंदुस्तान में रेलवे का जाल बिछाने के पीछे एक और वजह भी थी, और वो थी फौजी और अंग्रेजों की अस्करी ज़रूरियात। 1857 की जंग आज़ादी ने अंग्रेज़ों के लिए रेल की ज़रूरियात में मज़ीद शिद्दत पैदा कर दी। रेल की वजह से अंग्रेज़ों को हर इलाके में बड़ी तादाद में फ़ौज रखने की ज़रूरत न रही, क्योंकि अगर मुल्क के किसी एक सूबे में बगावत होती तो चंद घंटों के अंदर दूसरे सूबे से फ़ौज वहाँ पहुँच सकती थी। अब उसी लंडी कोतल को ले लीजिए। यहाँ रेल पहुँचाने का कोई मुआशी फ़ायदा नहीं था, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे दूसरे इलाकों में पहुँचाने की ज़रूरत हो, ना ही यहाँ कोई बहुत बड़ी आबादी थी। असल मसला लंडी कोतल के करीबी वाक़ पहाड़ों के पीछे मौजूद अफ़गानिस्तान का था। जिस ज़माने में अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में रेल मुतारफ़ कराने का मंसूबा शुरू किया, लगभग उसी दौरान रूस भी वस्ती एशिया में रेल की पटड़ियाँ बिछाने में तेज़ी से सरगर्म था। 1889 में रूस अफ़गान सरहद से सिर्फ 250 किलोमीटर दूर मरू शहर तक रेलवे का निज़ाम पहुँचा चुका था। अंग्रेज़ों को खतरा लाक हुआ कि कहीं रूस आगे बढ़कर अफ़गानिस्तान से होता हुआ हिंदुस्तान पर हमला न कर दे, इसलिए उन्होंने इस दूर दराज और इंतहाई दुश्वार गुजार इलाके को भी रेल से मुंसलिक कर दिया, ताकि अगर अफ़गानिस्तान की तरफ से हमला हो तो उसका दिफा रेलवे के निज़ाम की मदद से किया जा सके। यही वजह है कि अंग्रेज़ों ने कई ट्रेन स्टेशन जंगी किलों की शक्ल में तामीर किए, जिनमें मशीन गनें चलाने के लिए रोज़न तामीर किए गए। लाहौर का ट्रेन स्टेशन इसकी उम्दा मिसाल है। हिंदुस्तान में रेल की कामयाबी का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि 1905 में रेल के ज़रिए 20 करोड़ मुसाफिरों ने सफ़र किया, तो 1946 में यही तादाद बढ़कर 1 अरब से तजावज़ कर गई। ये टिकटों की कुल फ़रोख्त की तादाद थी। वाज़ह रहे कि उस वक्त गैर मुनक़सम हिंदुस्तान की आबादी सिर्फ 36 करोड़ के लगभग थी। जी नाज़रीन, पाकिस्तान में 2019 में 7 करोड़ लोगों ने रेल से सफ़र किया, जो कुल आबादी का 31% बनता है, जबकि भारत में एक साल में 5 अरब लोग सफ़र करते हैं, जो कुल आबादी का 400% है। यानी आबादी के फ़र्क को निकालकर भारत में पाकिस्तान के मुकाबले पर रेल का सफ़र 12 गुना ज़्यादा किया जाता है। आज जबकि पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं, सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम बढ़ता जा रहा है, रेल आज भी दुनिया में सबसे सस्ता, सबसे आरामदा और सबसे महफूज तरीका सफ़र है। तो फिर पाकिस्तान रेलवे को नज़रअंदाज क्यों कर रहा है? इस सवाल का जवाब यूँ सामने आया कि ट्रक्स और टॉलर्स माफिया और ट्रांसपोर्टर्स माफिया ने रेल को जानबूझकर नाकाम करवाया। मगर असल वजह यह है कि 90 की दहाई में हुकूमतों की तरजीहात रेलवे से हटकर मोटरवे और एक्सप्रेस हाईवेज की तरफ हो गई। खरबों रुपए सड़कों पर लगा दिए गए, मगर रेलवे को यतीम बच्चे की तरह नज़रअंदाज किया गया। यही इसकी ज़बूं हाली की सबसे अहम और सबसे बड़ी वजह है। सड़कें और मोटरवेज भी ज़रूरी हैं, लेकिन जब मुल्क भर में एक ज़बरदस्त रेलवे का निज़ाम और पटरियों का जाल मौजूद है, तो उस पर तवज्जो देना और उस निज़ाम को जदीद सहूलतों और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना हुकूमतों का अवलीन फ़र्ज़ था, जिसको अदा करने में हुकूमतें बुरी तरह नाकाम रहीं। आज CPEC के प्रोग्राम में मुल्क में रेलवे निज़ाम को बेहतर बनाने की बात हो रही है, जो बहुत खुश आइंद है, लेकिन दूसरी तरफ रेलवे की निजकारी की भी बातें की जा रही हैं, जो हैरान कुन हैं, क्योंकि ये भी हकीकत है कि रेलवे की निजकारी अवाम के मफाद में नहीं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।